की हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेंट्री को पढ़ा जाने वाला है, राइट। यस आई थिंक सो, मैं लाइव आ चुका हूं, चलिए परफेक्ट है। अब अगर हम लोग बात करें आपके साथ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को अगर एक ऑडिटर जब चेक करने जाता है, तो सबसे पहली बात सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में होता क्या है। तो देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है क्या, वो ऐसे असेट्स, वो सारे असेट्स बेटा जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एंटिटी के पास, जो लिक्विड फॉर्म में जो तुरंत कन्वर्टेबल इन कैश होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कौन से चीज को, उस चीज को बोला जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का नाम उस चीज को दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, कैश इन हैंड आपके पास होता है, कैश होती है आपके पास। दूसरा स्टैम्प्स इन हैंड, स्टैम्प्स इन हैंड का मतलब होता है, स्टैम्प्स भी बेटा क्या माने जाते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माने जाते हैं। अब ये स्टैम्प्स कौन से होते हैं, तो पहले बेटा पोस्टेज के स्टैम्प्स हुआ करते थे, उस स्टैम्प्स की ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टैम्प पेपर होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। उसके अलावा फिर क्या देखिए, बैलेंसेस हेल्ड विद द बैंक इन करंट अकाउंट, या मार्जिन मनी अकाउंट्स, या कैश क्रेडिट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, चेक इन हैंड, ये सारी चीजें मोस्ट लिक्विड क्या होती है, सभी लोग बताएंगे। मोस्ट लिक्विड असेट्स होते हैं एंटरप्राइज के, जो आसानी से कन्वर्टेबल हो सकते हैं, और वो भी, और इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व होती है। रिस्क आप चोरी की बोलो, रिस्क आप मिस अप्रोप्रिएशन की बोलो, कोई भी रिस्क यहां पे हो सकती है, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है, राइट। तो अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो हमने क्या देखा सर, यहां पे जो बोला है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब वो सारी चीजें जो इजीली कन्वर्टेबल इन कैश होती है। इसका मतलब कैश इन हैंड्स आ गया, करंट अकाउंट्स आ गया, कैश क्रेडिट, एफडी, चेक्स, और ये सारी चीजें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑडिटर को बहुत ही ज्यादा स्केप्टिक रहना है, बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है जब वो क्या कर रहा है बेटा, जब वो यहाँ पे ऑडिट कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर बहुत ज्यादा उसको अलर्ट रहने की बारी यहाँ पे आ रही है। अब सबसे पहले चीज के अंदर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑडिट प्रोसीजर, जो जनरली रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन व्हाइल ऑडिटिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो जब हम लोग यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे या कौन सी चीजों को हमको पढ़ते हुए चलना है, कौन से चीजों के ऊपर हमें ध्यान देते हुए चलना है करके, ठीक है। सबसे पहला देखो क्या बोला गया है, सबसे पहली चीज बोली जा रही है, टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंस बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड। और उसके बाद मतलब आपको चेक करना है कि क्या पीरियड एंड के ऊपर, जो पीरियड एंड था उसके ऊपर जो आपने कैश, मान लीजिए जैसे कि अगर मैं बात करूं 31 मार्च की, तो 31 मार्च में आप कह रहे हो कि 2 लाख रुपए की हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। तो ये कह रहा है कि क्या ये कैश वाकई एग्जिस्ट करती है क्या, या केवल और केवल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताई गई है। आप समझ रहे बात को। तो इनका कहना है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड चेक करो। दूसरा क्या बोला जा रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो यहाँ पे क्या, दैट वेर सपोज टू बी रिकॉर्डेड, जो आपने रिकॉर्ड करना चाहिए था, एंड हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है जो आपने रिकॉर्ड करना चाहिए था और यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं, मतलब कंप्लीटनेस से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो बेसिकली एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को हम लोग चेक करने जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस के असर्शंस को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला गया है, एग्जिस्टेंस को आप अगर चेक करना चाहते हो तो इनका कहना है आप वेरिफिकेशन कीजिए कैश बैलेंसेस का। जैसे में एक ऑडिटर आता है, एक ऑडिटर चेक करता है कि कितना कैश है, मान लो यहाँ पे 200 रुपए रखे हुए और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें, अलग अलग पैसे रखे हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 204 रुपए, ठीक है। अब समझिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी क्या आपको लगता नहीं क्या 204 रुपए होना चाहिए? हाँ सर, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी यहाँ पे 204 रुपए होना ही चाहिए करके, है ना, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि ऐसे कैश और कैश इक्विवेलेंस का आप क्या कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। बोलो क्या कीजिए, सभी लोग बोलो, वेरिफिकेशन कीजिए। वेरिफिकेशन आपको ये चेक करना है सरप्राइज तरीके से। आप अगर पहले से बता के रखोगे कि हम लोग वेरिफिकेशन करने वाले हैं, तो ऐसे केस के अंदर सामने वाला व्यक्ति जुगाड़ जमा लेगा। अगर कैश कम ज्यादा भी उसने किया होगा तो उसे वो एडजस्ट कर लेगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर हमें सरप्राइज चेक करना होगा। सरप्राइज तरीके से जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देखेंगे तो ऐसे केस के अंदर सामने वाला व्यक्ति उसके अंदर घपला करने के चांसेस, जो वो घपला कर सकता है उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, देखो
Special care is necessary regarding the verification of cash balances. Unless they are checked by the surprise, there can be no certainty that cash produced for inspection was in fact held by the custodian. For this reason, cash should be checked not only at a last day of the year, but also checked again and again after some time after the close of year without giving notice of the auditor's visit either to the entity or the staff. मतलब बोला जा रहा है ना ही एंटिटी और ना ही स्टाफ, किसी को भी आपको बताना नहीं है, जस्ट चले जाइए और कैश को चेक कर लीजिए, ऐसी वाली बात यहां पे होती है। अब देखो, इफ देयर आर मोर देन वन कैश बैलेंसेस, जैसे हो सकता है कैशियर हो, फिर पेटी कैशियर अलग हो, ब्रांच कैशियर अलग हो, इन एडिशन टू द इंप्रेस्ड बैलेंस विद एम्प्लॉइज, ऑल ऑफ देम शुड बी चेक साइमल्टेनियसली। तो एक साथ आप पूरे कैश बैलेंसेस को चेक कीजिएगा, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। एक चीज का ध्यान रखना, कैशियर का प्रेजेंट होना, जब आप कैश बैंक बैलेंस को चेक कर रहे हो तो वहां पे कैशियर मौजूद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों सर, कैशियर क्यों मौजूद होना चाहिए? क्योंकि अगर कैशियर मौजूद नहीं होगा बेटा, तो ऐसे केस के अंदर वो कल चल के बोल सकता है कि ऑडिटर ने ही चोरी की करके कैश की, जब मैं था ही नहीं तो आपने चेक कैसे किया, मेरे सामने चेक करते, बराबर। तो ऐसे केस के अंदर पता चला आप लोगों के ऊपर ही क्या डाल दिया गया, इल्जाम डाल दिया गया। तो ऐसे केस के अंदर कैशियर का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम लोग कैश को काउंट कर रहे हैं, और वो साइन करेंगे। जैसे देखो यार, हर एक जो दिन का है ना क्लोजिंग कैश बैलेंस का हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, तो वो रजिस्टर को साइन करता है कौन, कैशियर, और उसके बाद अप्रूवल दे दिया जाता है। ऐसी वाली बात यहां पे होती है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर हमें अलोंग विद डिनोमिनेशंस ऑफ कैश को भी चेक करना चाहिए। जैसे 2000 के कितने नोट्स है, 1000 के तो अब तो नोट नहीं है, 500 के कितने नोट है, 200 के कितने नोट है, 100 रुपए के कितने नोट है, फिर समझ रहे हैं बात को, कॉइन्स कितने हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमें डिनोमिनेशंस को भी चेक करना चाहिए और ऑडिटर का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये वाली बात यहां पे बोली गई है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। चलिए अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर, ठीक है। अब देखो, इफ देयर इज एनी रफ कैश बुक और डिटेल्स ऑफ डेली कैश बैलेंसेस आर सेपरेटली केप्ट, ऑडिटर शुड टेस्ट चेक द एंट्रीज ऑफ रफ कैश बुक विद दोज ऑफ द कैश बुक, प्रूव दैट एंट्रीज इन द कैश बुक आर करेक्ट करके। मतलब देखो क्या बोल रहा है, इनका कहना है कि अगर यहाँ पे एंटिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर यहाँ पे एंटिटी क्या कर रही है, अगर बेटा एंटिटी यहाँ पे, ऐसा मैं कह रहा हूं कि एंटिटी यहाँ पे ना एक रफ कैश बुक को मेंटेन करती है। अब वो जो रफ कैश बुक मेंटेन की जा रही है ना, अब उस रफ कैश बुक से मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि वो रफ कैश बुक से फिर मेन कैश बुक के अंदर एंट्री यहां पे करते हैं, या मेन कैश बुक के अंदर यहां पे एंट्रीज की जा रही है रफ कैश बुक की मदद से, ठीक है। किसकी मदद से? रफ कैश बुक की मदद से। तो ऐसे केस के अंदर इन लोगों का कहना है कि आपने चेक करना है रफ को भी, और आपने जो कैश बुक मेंटेन की है ओरिजिनल मतलब एक प्रकार से जो फाइनल वाला, रफ और फाइनल दोनों को एक बार आपने चेक कर लीजिएगा कि क्या यहां पे पूरी एंट्रीज ली गई है, क्या कोई एंट्रीज में गैप तो नहीं, उस चीज को एक बार आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहां पे मार्क कीजिएगा रफ कैश बुक, और उसके बाद आप यहां पे क्या चेक करेंगे, कौन सा, शुड टेस्ट एंट्रीज फ्रॉम रफ कैश बुक, ऐसी वाली बात यहां पे बोली गई है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, if auditor finds any slip, chit or IOUs in respect of the temporary advances paid to the employees included as a part of cash balances, he should check whether those are approved by an authorized official and recorded in the appropriate accounts करके। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे देखो यार कभी कभार है ना बेटा, पेट्रोल एक्सपेंसेस वगैरह को रियम्बर्स किया जाता है, तो ऐसे केस के अंदर ये जो पेट्रोल एक्सपेंसेस को आप यहाँ पे रियम्बर्स करते हो ना, तो ये रियम्बर्स, समझिए बात को, ये जो रियम्बर्स यहाँ पे किया जा रहा है, क्या वो अप्रूव्ड किया गया है क्या अथॉराइज्ड पर्सनल से, अथॉराइज्ड ऑफिशियल से? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऑडिटर को कोई भी स्लिप, चिट या कोई भी चीजें मिलती है ना, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि आपने ये चेक करना है कि उसका जो पेमेंट हो रहा है, या अगर आपने एडवांस या आपने लोन दिया है कैश के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर क्या वो अथॉराइज्ड पर्सन के द्वारा, फिर से अथराइज पर्सन के द्वारा, क्या वो अथराइज्ड है या अथराइज्ड नहीं है? मतलब एक एक्चुअल व्यक्ति जो यहाँ पे क्या दे सकता है, जो यहाँ पे सामने एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे अप्रूवल दे सकता है, क्या उसके द्वारा अप्रूव्ड है या नहीं है, उस चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है। फिर आपने चेक करना है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस। जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप यहाँ पे कंपाइल करते हो समरी ऑफ टोटल रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ ईच मंथ एंड एनालाइज द ट्रेंड्स इफ देयर हैव बीन एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफिक मंथ एंड रिक्वेस्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन फ्रॉम मैनेजमेंट। जैसे देखो यार,
मैं अगर बात करूं आपके साथ फर्टिलाइजर्स कंपनी की, तो फर्टिलाइजर्स कंपनी के लिए क्या होता है, जितने भी फार्मिंग सीजन्स होते हैं ना, ये फार्मिंग सीजन में अचानक से उनकी जो रिसीट्स है वो बढ़ जाती है ना, लेकिन जो बाकी समय है उनके जो पेमेंट्स है वो ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर मान लीजिए मैं ऐसा कहूंगा कि एक एग्जांपल के तौर पर जून जुलाई अगस्त में जम के रिसीट रहती है फर्टिलाइजर्स कंपनी की, तो मुझे चेक करना है कि ये इसे बोला जाता है कैश सेंसिटिविटी एनालिसिस, कि कब यहां पे कैश ज्यादा सेंसिटिव हो रहा है, कब यहां पे थोड़ा सा कम सेंसिटिव हो रहा है ना, तो मुझे उस चीज के रिगार्डिंग यहां पे चर्चा करना है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑडिटर ने देखना है पुराने सालों से, एक बार चेक करो ना, पुराने ईयर से एक बार चेक करके देखना क्या कि कैश सेंसिटिविटी वहां पे कैसी थी, कहां पे रिसीट बढ़ रही है, कहां पे रिसीट घट रही है, एक बार उस चीज को चेक कीजिएगा। और उसके बाद आप इस महीने के अंदर या इस साल के अंदर भी क्या उसी तरीके से चीजें चल रही है या उस तरीके से चीजें नहीं चल रही है, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या देना है, ध्यान देना है। फिर देखो आप क्या करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को ऑब्टेन करोगे। सभी लोग बोलो क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे। मतलब जो बैंक अकाउंट्स एज पर बुक्स है, उनके बुक्स है और जो हमारे बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट्स है, क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है करके, ऐसी वाली बात है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो क्लाइंट के बुक है ना, क्लाइंट बुक्स और बैंक बुक बैंड हो गया, वो बैंक बुक, इसमें ना आपको वेरिएशन नजर आ सकता है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसके अंदर आपको वेरिएशन नजर आ सकता है। तो इस वेरिएशन के लिए आप क्या करते हो, स्टेटमेंट बनाते हो। क्या करते हो बोलो, स्टेटमेंट बनाते हो। तो ऐसे केस के अंदर, तो क्या बोल रहा हूं मैं, तो ऐसे केस के अंदर क्या आपने ये स्टेटमेंट बनाया या नहीं बनाया, ये कौन चेक करने वाला है, ये एक ऑडिटर चेक करने वाला है। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है। उसके बाद देखिए, ऑडिटर शुड एंश्योर दैट BRS इज साइंड बाय अथराइज्ड पर्सन एंड इज एबल टू साइन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी एरर। तो जो BRS प्रिपेयर करेगा और उसके बाद अगर कोई गैप मिलता है तो जो भी अथराइज्ड पर्सन होंगे अलग अलग चीजों के लिए, वो एक अथराइज्ड पर्सन साइन कर देगा कि हाँ हमने BRS को प्रिपेयर किया। अब देखो वेरिफिकेशन करेंगे BRS का, टैली करो बैंक बैलेंस एज पर बैंक बुक और बैंक कंफर्मेशन स्टेटमेंट को, है ना। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, चेक ऑल मटेरियल कंसीलिंग रिकंसीलिंग आइटम, जैसे हमने जो चेक को इशू किया है बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू अंडरलाइंग बैंक बुक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब हमने चेक को, सामने वाले व्यक्ति को चेक हमने इशू कर दिया तो हमारे बुक्स के हिसाब से आ गया, लेकिन उसने अभी तक प्रेजेंट नहीं किया या हमारे अकाउंट से पैसा नहीं कटा है, तो हमारे बुक्स में वो नजर आ रहा है लेकिन उसके बुक्स में या बैंक के बुक्स में वो नजर नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे केस के अंदर चेक कीजिए, ऐसे कोई स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीजें आपको दिख रही है क्या। अंडरलाइंग बैंक बुक, इन एडिशन ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा बैंक स्टेटमेंट फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड एंड शुड वेरीफाई चेक्स इशूड हैव बीन सब्सिक्वेंटली क्लियर्ड बाय द बैंक। और फिर हम लोग जैसे, देखो यार इनका क्या कहना है, मैं ये कहना चाहता हूं, देखो यहाँ पे ये 31 मार्च है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कोई चेक को इशू कर दिया किसी क्लाइंट को और इसका जो पेमेंट है ना बेटा, वो बाद में विड्रॉ करने वाला है अप्रैल में, तो बैंक के बुक्स में वो अप्रैल में आने वाला है, हमारे बुक्स में वो अभी आ चुका है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि क्या बाद में वो चेक क्लियर हुआ है। देखो अभी तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मैच हो गया ना, तो हमें तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो ऐसे केस के अंदर हम बाद में चेक कर लेंगे कि क्या वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। मैं जानता हूं ये वाली चीज आपने पढ़ी है जब आप BRS पढ़ रहे थे CA फाउंडेशन लेवल पे, तो ऐसे केस के अंदर आपने इस वाली चीज को देखा होगा। उसके अलावा फॉर ऑल केसेस जहां पे चेक्स हैव बिकम स्टेल मतलब जो इशू, मतलब हमने इशू कर दिया लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, मतलब उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया या उसने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में और 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 3 महीने या उससे ज्यादा हो चुके हैं बेटा, तो ऐसे केस के अंदर वो अब BRS के अंदर नहीं आने चाहिए। इंस्टेड उसको लाइबिलिटीज के अंदर फिर से ले लीजिए, क्योंकि कोई भी जो चेक होता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो केवल 3 महीने तक ही होती है। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी होंगी ये चीज, है ना। तो 3 महीने तक ही होती है उसकी यहाँ पे वैलिडिटी। तो ऐसे केस के अंदर क्या बोला जा रहा है कि 3 महीने के ऊपर अगर चेक को हो चुके इशू किए हुए और अभी तक सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किया, तो एक काम करो आप बैंक से हटा दो, मतलब हमारे कैश बुक से रिवर्स एंट्री पास करो और उसको फिर से लाइबिलिटी के अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि हमें उसे अब नया चेक देना होगा। ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। आइए फिर अगर मैं बात करूं स्मॉल, चेक ऑल स्मॉल मटेरियल या ऑल मटेरियल रिकंसीलिंग आइटम्स, जैसे चेक जो हमने डिपॉजिट किया है बट अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है, बट नॉट क्रेडिटेड टू बैंक बाय रिक्वेस्टिंग फॉर अ बैंक डिपॉजिट स्लिप्स
duly acknowledged by the bank. Verify if the balances were credited by the bank subsequently by tallying it to the bank statement subsequent period. For any instances related to check not cleared beyond reasonable time, auditor should seek brief description from management, and in such explanation are found unsatisfactory, auditor should verify the revenue recognition related to such parties in order and also company's revenue recognition policy. अब ये उल्टा हो रहा है, पहले वाले केस में अपन ने चेक दिया था, ये वाले केस में अपने को चेक रिसीव हुआ है, अपन ने उसको प्रेजेंट किया बैंक में अभी तक वो डिपॉजिट नहीं हुआ, या सामने वाले ने जब चेक दिया तो हमने हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास कर दी एंट्रीज और हम डालना भूल जाते हैं, रीजनेबल समय खत्म हो चुका है तो अपन फिर से रिवर्स कर डालेंगे क्योंकि अपने को नया चेक बुलाना है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों का कहना है कि अगर एक बियॉन्ड रीजनेबल टाइम, जब पैसा लेने की बात है तो यार कम से कम वो तो जल्दी जल्दी करो। तो ऐसे केस के अंदर इनका कहना है कि जब पैसा लेने की बात आपकी आ रही है ना, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने यहाँ पे बोलना चाहिए मैनेजमेंट से, पूछो अरे भैया इतना समय क्यों लगा रहे हो, ये बताओ मुझे, अरे जरा जवाब तो दो ना, है ना, जवाब दो ना। मतलब किस चीज के रिगार्डिंग, कि यहाँ पे आप बताइए कि आप एक रीजनेबल समय के अंदर क्यों चेक नहीं क्लियर किया रहा है, या क्यों अपने बैंक में, हो सकता है मैनेजमेंट आपसे कह रहे अरे नहीं सर वो सामने वाले ने ही मना किया था करके कि चेक को अभी प्रेजेंट मत करना, बाद में प्रेजेंट करना, हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि होना ही चाहिए करके प्रेजेंट। तो आपको रीजंस को पूछने की कोशिश करो कि रीजनेबल टाइम के आगे आखिर क्यों आपको समय लग रहा है। उसके बाद ऑल मटेरियल एंड आइटम्स इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ चार्जेस डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू द बैंक but not accounted by the requesting for the bank statements for official under audit। मतलब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बात की जा रही है कि जितने भी यहाँ पे बैंक चार्जेस है ना, जितने भी बैंक चार्जेस यहाँ पे आपके डेबिट हुए वो तो अब आपको पता नहीं चलेगा ना बेटा कि कौन से डेबिट हुए, तो वो चार्जेस को क्या आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर किया है या नहीं किया है। जैसे इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है, मैं अगर बात करूं सेविंग बैंक्स के अंदर क्वार्टरली इंटरेस्ट या हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो ऐसे केस के अंदर वो भी आपने क्या लेना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको भी आपने इनकम बनाना चाहिए, ऐसी वाली बात यहां पे आ जाती है। चलिए डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ऐसे 505 के रिगार्डिंग चर्चा हो रही है कि कैसे डायरेक्ट कंफर्मेशन एक ऑडिटर कर सकता है बैंक से। तो समझना बात को, मेरे को बैंक से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है जो एंटिटी के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि मैं कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करूं। ठीक है, देखिए A significant and important audit activity is to contact bank directly and ask them to confirm amounts held in the accounts, deposit account, EEFC accounts, उसके बाद कैश क्रेडिट रिस्ट्रिक्टिव अकाउंट्स जैसे डिविडेंड एस्क्रो एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब यहाँ पे क्या बोला, कॉन्टैक्ट करो बैंक को, कैसे डायरेक्टली पूछो। आप अगर यार आप समझ के देखिए ना यार, अगर आप यहाँ पे कंपनी के थ्रू जाओगे ना, तो कंपनी के अंदर जो छोटे लोग इन्वॉल्व है, क्या वो आपसे बैंक को कांटेक्ट करने देंगे? नहीं। या हो सकता है बैंक के साथ अपनी सेटिंग जमा ले, लेकिन जब आप बैंक के लिए सरप्राइज करके आप चले जाते हो तो वो अलग से बौखला जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर फिर उन्हें सच्चाई बताना होगा। या आप डायरेक्टली कांटेक्ट करते हो तो हो सकता है बैंक के मैनेजर से आपने बात किया, बैंक का मैनेजर ये सब चीजों में इन्वॉल्व ही ना हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर हम क्या कहेंगे, ऑल अकाउंट्स के बारे में डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, ऑल अकाउंट्स। ठीक है, ये वाली चीज। अब उसके बाद देखो, कंपनी शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसी। क्या कर सकती है, जो भी डिस्क्रिपेंसीज हो रही है ना, जैसे रिटर्न कंफर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, ये सारी डिस्क्रिपेंसीज क्या हम लोग पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी डिस्क्रिपेंसीज हम लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो ऑडिटर है बेटा, क्या ये एम्फोसिस भी किया जा सकता है? क्या ऑडिटर एम्फोसिस कर सकता है 100%? क्या बोला है एम्फोसिस ऑन कंफर्मेशन ऑफ 100% ऑफ बैंक अकाउंट बैलेंसेस के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कंफर्मेशन मांग सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग यहाँ पे कंफर्मेशन मांग सकते हैं पूरे इस पे। और अगर मान लीजिए सामने वाले व्यक्ति से रिप्लाई नहीं आता है, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्रीइंग द बैलेंस टू द बैंक स्टेटमेंट रिसीव बाय द कंपनी और इंटरनेट या ऑनलाइन लॉग इन टू द अकाउंट इन ऑडिटर्स पर्सनल प्रेजेंस। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि अगर एक बार हम लोग 100% बैंक अकाउंट कंफर्मेशन बैंक से मांगेंगे, नहीं आया तो अगर ऑनलाइन बैंकिंग है तो हम लोग चेक करेंगे सीधा हमारे ऑडिटर के प्रेजेंस के सामने, चल लॉग इन कर, चल मेरे को
को बैंक बैलेंस बता। समझ रहे हैं आप बात को? सेंडिंग द ऑडिट टीम मेंबर टू द बैंक ब्रांच अलॉन्ग विद द ऑडिटीज पर्सनल टू ऑब्टेन बैंक बैलेंसेस। या दूसरा हम लोग कहेंगे ये छोटू चल जा, छोटू मतलब अपने ऑफिस में काम करने वाला जो व्यक्ति होने वाला है ना, ऑडिटर पर्सनल या ऑडिट टीम मेंबर में कौन होंगे? अरे भैया समझिए बात को, ऑडिट समझिए बात को, ये कौन होने वाले? इंटर्न है ना, समझना बात को, कौन होने वाले? इंटर्न होने वाले, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे? इन इंटर्न को बोलेंगे चलो और जाओ करके इनके साथ, है ना, जाओ जल्दी से इन लोगों के साथ और फटाफट फटाफट क्या कर दीजिए, समझिए बात को, फटाफट फटाफट आप चीजों को यहाँ पे मैनेज कर दीजिए, ठीक है। ऐसी वाली बातें मैनेज कर दीजिए, इन द सेंस देख के आइए करके, मैनेज मतलब पता चल रहा नहीं तो वही मैनेज कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इसलिए हम हमारे साथीदार को भेज रहे हैं, टीम मेंबर को भेज रहे हैं कि एक बार देख लेना जो भी बैलेंसेस दिए जा रहे हैं क्या वो प्रॉपर बैलेंसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे करके। उसके बाद वैल्यू करो प्रॉपर, इसमें वैल्यू क्या करना है इसके अंदर? बस एक ही चीज है कि फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं, तो आपने पढ़ा है AS 12 के अंदर कि आपने कौन से बैलेंसेस का प्रयोग करना है या कौन सी चीजों का प्रयोग करना है, आप ये जानते हो, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कैश इक्विवेलेंस को कैसे प्रेजेंट करना है, यहाँ पे इन लोगों ने बताया जैसे बैंक विद बैलेंस विद बैंक कितना है, कैश इन हैंड कितना है, कैश ऑन हैंड कितना है, फिर उसके बाद एनमार्क्ड फंड्स कितने हैं, बैलेंसेस टू द मार्जिन मनी कितना है, सिक्योरिटी कितना दिया है, रिपैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस मतलब कैसा होता है कि कभी कभार हम लोग दूसरे कंट्री में धंधा करते हैं, उस कंट्री में हमने धंधा किया तो पूरा के पूरा पैसा आप इंडिया में नहीं ला सकते, आपके ऊपर रिपैट्रिएशन वापस पैसे ले जाने के कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अगर कुछ है तो उसको भी आप बताइए। और बैंक डिपॉजिट अगर मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी वाला है तो उसको अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज कीजिए। फिर ऐसी वाली बात है, मतलब ये FD के बारे में बात कर रहे हैं जो 12 महीने से ज्यादा पीरियड के बाद मैच्योर होने वाली है, तो उसको अलग से प्रेजेंट कीजिए। होप सो आप सभी लोगों को यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस समझो एक बार फटाफट फटाफट सभी लोग देख लीजिए। मैं फटाफट से पानी पी लेता हूं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। जल्दी से रीड कर लो, एक बार गो थ्रू कर लो पूरी चीज को। चलिए, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो। आ जाओ, इन्वेंट्री को फिनिश करते हैं, फिर फटाफट सभी लोग बोलेंगे यस। चलिए आ जाओ, चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले इन्वेंट्री से रिलेटेड, या इन्वेंट्री से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे जानने वाले, इन्वेंट्री से रिलेटेड बढ़िया तरीके से सारे चीजों को देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं ये क्या होता है आखिर इन्वेंट्री का मतलब, पहले तो मैं ये बता देता हूं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। आ जाइए, चलो देखो। क्या होता है सर इन्वेंट्री का मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, या इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है ये बता दीजिए सर सबसे पहले तो देखो यार, इन्वेंट्री जो होता है ना, एक तो अगर आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, तो जो भी आप गुड्स को खरीद रहे हो और जो भी गुड्स को आप वापस बेच रहे हो, उस चीज को क्या बोला जाता है? उस चीज को यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब उस चीज को यहाँ पे क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं कि ये ट्रेडिंग हो रही है इन्वेंट्री की। तो ट्रेडिंग कंपनीज के लिए या ट्रेडिंग फर्म्स के लिए इन्वेंट्री बन जाती है वो सारे गुड्स जो ये लोग खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, उस चीज को हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या? इन्वेंट्री।
दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, समझिए बात को, ये ट्रेडिंग हुआ। फिर अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए इन्वेंट्री नहीं होती है, उसके लिए इन्वेंट्री स्टेशनरी की हो सकती है, उसके लिए इन्वेंट्री किसी भी दूसरे चीज की हो सकती है। अगर मैं बात करूं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए इन्वेंट्री अलग अलग प्रकार की होती है। जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसके इन्वेंट्री होती है, फिर जो फिनिश गुड्स होते हैं उसके इन्वेंट्री होती है, फिर जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, समझना बात को, जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है ना बेटा, उसकी भी एक अलग इन्वेंट्री होती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एज ए ऑडिटर चेक करना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रही है, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का वर्क कर रही है और उस प्रकार के वर्क के अंदर कौन सी इन्वेंट्री होनी चाहिए। हमें ये सारी चीज़ों को जानना है, हमें ये सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से देखना है। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी लोग बताइए, हम लोग उस चीज़ के रिगार्डिंग पढ़ने वाले, उस चीज़ के रिगार्डिंग जानकारी लेने वाले हैं। ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। चलिए फटाफट एकदम बढ़िया तरीके से देखना चालू करते, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना चालू करते हैं इन्वेंट्री को। देखिए क्या कह रहे हैं, इन्वेंट्री आर द करंट एसेट्स, पता है, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और the process of production, sale या consumption of production of goods and services in form of material supplies consumed in the production process या rendering of service करके। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए मेरा AC फिटिंग का काम है, तो ऐसे केस के अंदर जितने भी वो कॉपर पाइप्स हो गए, फिर AC के ये डब्बे हो गए, फिर उसके अलावा वो बाकी कॉम्प्रेसर्स हो गए, ये सारे मेरे इन्वेंट्री के पार्ट बनते हैं, क्योंकि मैं सर्विस वैसी दे रहा हूं। आप समझ रहे बात को। तो सर्विस के मेरा इंटरनेट लगाने का काम है, तो इंटरनेट का वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है बेटा, वो फाइबर ऑप्टिक केबल मेरे लिए इन्वेंट्री बन जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो ऐसी वाली चीज। अब AS2 क्या कहता है, इन्वेंट्री को आपको वैल्यू करना होता है एट अ कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। फिर से एक और बार कहेंगे, आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे एट अ कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। अब ये जो कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर है ना, ये आपको वैल्यूएशन का डिसीजन कंसिस्टेंटली रखना है ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर, ठीक है। और अगर आप कोई भी इस अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज करते हैं तो ऐसे केस के अंदर आपको डिस्क्लोज करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि न जाने क्यों आपने क्या किया, न जाने क्यों आपने इन्वेंट्री के पॉलिसीज को चेंज किया करके, इन्वेंट्री के ये जो पॉलिसीज है ना, इसको आखिर आपने क्यों बदल दिया। तो उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की जा रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं सबसे पहले कि एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए सबसे पहला, रिव्यू करो एंटिटीज प्लान ऑफ परफॉर्मिंग इन्वेंट्री काउंट। मतलब एंटिटी ने अपना प्लान बनाया होगा जहाँ पे वो इन्वेंट्री को काउंट करने वाले हैं, तो मैं उस प्लान को चेक करूंगा। मैं कहूंगा ला तेरी प्लानिंग ला करके मेरे को एक बार प्लान को देखना है, देखिए कैसा प्लान बनाया है। उसके बाद बोला गया कि जो कंसाइन गुड्स है ना, उसको आपने सेग्रीगेट करके रखना है। कंसाइन गुड्स को सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, उसको आपको अलग रखना है। मान लीजिए कोई गुड्स आपके बिक चुके हैं, अब वो बिक चुके हैं तो आपके इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनने चाहिए ना, तो जो कंसाइन करना है आपको गुड, उसको आप क्या करो, अलग करो। ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन इन्वेंट्री काउंट विद द मैनेजमेंट। पार्टिसिपेट मतलब वो डब्बा उठा के नहीं रखने वाला है। इन्वेंट्री जब काउंटिंग चल रही है, ऑडिटर ऑब्जर्व करता है। क्या करता है बोलो ना, हमने देखा था ना ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ऑब्जर्वेंस किया जाता है। तो ऑब्जर्वेंस का मतलब क्या होता है कि चीजों को देखना, कोई और व्यक्ति बेटा कुछ परफॉर्म कर रहा है उसको देखना, मतलब इन्वेंट्री काउंट परफॉर्म करना है उसको देखना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर उसे हम लोग ऑब्जर्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से, ऑब्जर्वेंस कहा जाता है, ठीक है। आइए फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट काउंट्स करेंगे। टेस्ट काउंट्स ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या, अब देखिए वैसे तो ऑडिटर जो है ना ये डब्बों को खोल के चेक नहीं करने वाला है, डब्बों को चेक कर लेगा वो, ठीक है। समझिए बात को, सिर्फ ये देखेंगे कितने टोटल बॉक्सेस है। लेकिन ऑडिटर को लगता है हाँ बहुत चालाक, वेरी चालाक ब्रो, तो ऐसे केस के अंदर ऑडिटर बोल सकता है काम कर, वो डब्बा ला, सबसे पहले वो डब्बा ला, और डब्बे के अंदर जितने यूनिट्स होने चाहिए क्या उतने यूनिट्स उस डब्बे के अंदर है या नहीं है, उसको टेस्ट काउंट करेगा कौन, ऑडिटर। सभी लोग बोलो कौन करेगा, ऑडिटर। जैसे देखो ऑब्जर्विंग, क्या एम्प्लॉय यहाँ पे प्लान को देख रहे हैं क्या, उसके बाद प्रॉपर टैग है क्या, फिर यहां पे अप्रोप्रिएट सुपरविजन काउंट प्रोसीजर पे किया जा रहा है क्या, प्रॉपर अमाउंट टैग्स के ऊपर है क्या, डिटरमाइनिंग टैग्स एंड समरी शीट्स या कंट्रोल शीट्स होती है उसको रिकंसाइल आपने किए क्या, फिर रिकंसिलेशन ऑफ टेस्ट काउंट्स विद द टैग्स एंड समरी शीट्स एंड डिस्क्रिपेंसीज आर नोटेड। अब ये टैग्स एंड समरी शीट देखो क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप कोई बड़े सुपर मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे बारकोड सिस्टम होता है, उसे टैग बोला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है आपके सिस्टम के अंदर, अब देखो जब कोई भी गुड्स आप परचेस करते हो ना
ना, तो उसके ऊपर जब टैक्स लगाते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारे सिस्टम में उसकी एंट्री हो जाती है, और जब वो बेच रहे हैं तो हमारे सिस्टम से उसको वो एग्जिट हो जाता है, समझना बात को, एग्जिट हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास समरी शीट, बोलिए ना जल्दी से, क्या हमारे पास समरी शीट अवेलेबल होंगी क्या? उस समरी शीट के अंदर पूरी डिटेल्स होंगी कि कितने प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज अवेलेबल है। तो जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा मैं चेक कर सकता हूं, देखो इतने टैग के इतने प्रोडक्ट है क्या, है ना, है क्या, तो उस चीज को मैं चेक करूंगा। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। फिर स्टेइंग अलर्ट ऑल द टाइम्स, इसे क्या बोला जाता है जरा मुझे बताइएगा कमेंट में कि इस चीज को क्या कहते हैं, स्टेइंग अलर्ट एट ऑल टाइम। जब भी ऑडिटर जब भी पूरे समय चौकन्ना रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कट ऑफ टेस्टिंग, 5 से 10 रिसीविंग रिपोर्ट या शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को भी आप बुला सकते हो। एक्सक्लूड करो थर्ड पार्टी स्टॉक, डैमेज स्टॉक और ऑब्सोलीट स्टॉक को। कभी कभार होता है बेटा कि ये लोग क्या करते हैं, डब्बे में पत्थर भर लेते हैं और उसके बाद काउंट ही करना है ना, तो डब्बे को काउंट करवा देते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अकाउंट करो, पूरे ऑल स्टॉक शीट्स को आपने अकाउंट करना चाहिए। अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको नजर आए फिजिकल स्टॉक के अंदर और यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्टॉक के अनुसार, अगर यहां पे आपको सिग्निफिकेंट, क्या कहा मैंने, यहां पे आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आ रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग फर्दर ऑडिटीज एंटिटी पर्सनल को साइन करने लगाएंगे और जो वेरिएंस ऑब्जर्व करे उसमें हम लोग देखेंगे कि अब क्या किया जाए करके, है ना। अब क्या किया जाए, मैं अपने ओपिनियन को चेंज कर दूं स्टॉक के अनुसार, या मैं क्या करूं, उसके लिए कौन सोचेगा बेटा, उसके लिए ऑडिटर यहाँ पे सोच विचार अब यहाँ पे करने वाला है। क्या आप इस बात को समझे? यस सर। अब देखो जब यहाँ पे एंटिटी यूज करती है पीरियोडिक स्टॉक सिस्टम फॉर इन्वेंट्री काउंट अंडरटेकन एट द पीरियड एंड, एंटिटी यूजेस परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस सिस्टम विद द प्रॉपर एंड एडिक्वेट रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री में बी काउंटेड ऑन द इंटरियम डेट्स। तो हम लोग बीच बीच में कोई दूसरे तारीख के ऊपर भी क्या हम लोग इंटरियम डेट्स के ऊपर कर सकते हैं क्या अकाउंट? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद देखो कंफर्म एंड इन्वेस्टिगेट एनी इन्वेंट्री ऑफ द एंटिटी लाइंग विद थर्ड पार्टी, मतलब क्या, जैसे जॉब वर्क के लिए कभी कभार इन्वेंट्री जाती है, जैसे ये जो गोल्ड वाले होते हैं या जो ज्वेलर्स लोग होते हैं, ये लोग गोल्ड देते हैं किसको, जॉब वर्कर को, जो उनके लिए क्या बना के देते हैं, जो उनको बाकी जो ऐसे सेट वगैरह होते हैं ना, ये जो बाकी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो बना के देते हैं। तो मैं कहूंगा गोल्ड अभी है किसके पास, जॉब वर्कर के पास। तो ऐसे केस के अंदर आप मुझे एक बात बताइए, इन्वेंट्री काउंट किसकी होनी चाहिए? सर ज्वेलर्स की इन्वेंट्री के अंदर वो स्टॉक को भी काउंट करना है जो जॉब वर्कर के पास पड़ा हुआ है। हम लोग जॉब वर्कर से यहाँ पे कंफर्मेशन मांग लेंगे। कैसा कंफर्मेशन? डायरेक्ट कंफर्मेशन मांग लेंगे कि आपके पास इन्वेंट्री है क्या, ठीक है। आइए उसके बाद देखिए, उसके बाद समझना बात को, ओनली द इन्वेंट्रीज हेल्ड बाय द एंटिटी हैव बीन रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डू नॉट इंक्लूड एनी इन्वेंट्री बिलोंगिंग टू थर्ड पार्टी बट इंक्लूड इन्वेंट्री ओन्ड बाय द एंटिटी लाइंग विद थर्ड पार्टी। इनका क्या कहना है, देखो सबसे पहली बात तो जो इन्वेंट्री, समझिए बात को, जो हमारी है वो हमारी है। हमारी इन्वेंट्री अगर किसी और के पास पड़ी है उसे काउंट करो, किसी और की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है काउंट मत करो, समझना बात को। एक इन्वेंट्री शब्द इसके अंदर कितना जरूरी हो जाता है, देखो इतने स्टेटमेंट जो मैंने कहा है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, अगर हमारे गुड्स हमारे पास पड़े वो काउंट होने चाहिए, हमारे गुड्स किसी और के पास पड़े उसको भी काउंट करो, किसी और के गुड्स हमारे पास पड़े हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसी वाली बात यहाँ पे की गई है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। चलिए अब इनका कहना है एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। एफएम में आपने दनादन कंसेप्ट पढ़े होंगे, कौन सा, कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वर्टिकल एनालिसिस, बजटरी एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल, ये बहुत सारी चीजें आपने एफएम और कॉस्टिंग में पढ़ा है। तो वो सारे एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या कह रहा हूं मैं, वो सारे एनालिटिकल प्रोसीजर को आप परफॉर्म करेंगे, एपी को आप परफॉर्म करेंगे, ऐसी वाली बात है। सेकंड, जो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जैसे वेट हो गया या अदर मेजरमेंट्स हो गए, उसको भी आपको चेक करते हुए चलना है, ठीक है। कभी कभार ये लोग मेजरमेंट्स के अंदर घपला करते हैं, हो सकता है ना मेजरमेंट्स के अंदर फॉल्ट करे करके, ऐसी वाली बात है। फिर यहाँ पे क्या, परफॉर्म द परचेज एंड सेल्स कट ऑफ टेस्ट, मतलब क्या कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि 31 मार्च के पहले कौन सी वाली चीज है, उसके बाद कौन सी वाली चीज है। अगर कोई इन्वेंट्री का सेल हो चुका है बेटा, बस वो हमारे इन्वेंट्री में काउंटेड है, मतलब हमारी इन्वेंट्री में अभी तक वो शिप नहीं हुए हैं, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, शिपिंग डिटेल्स लाओ जो बिक चुके हैं उसके, है ना। जैसे देखो यार, अगर कोई सेल हुआ है और सेल कहीं बाहर का है, मतलब कोई दूसरे रीजन का है, कहीं हमें शिपिंग करवाना है, तो मैं कहूंगा शिपिंग डिटेल्स ला। अब मैं देख रहा हूं कि 3 अप्रैल का मुझे शिपिंग डिटेल्स दिख रहे हैं,
तो ऐसे केस के अंदर क्या आपको लागत नहीं है बेटा कि ये जो शिपिंग डिटेल्स बाद में हुए तो हमारे इन्वेंट्री में काउंट नहीं होना चाहिए, बोलो ना, काउंट नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे हो रही है। उसके बाद देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू द टैग्ड इन्वेंट्री परफॉर्म द टेस्ट फॉर द ओमिटेड ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट फॉर इनवैलिड ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे जो टैग्ड इन्वेंट्री है ना, उसमें आप ये चेक करो कि कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गया और कोई ट्रांजैक्शन झूठा तो नहीं है। झूठा और झूठा दोनों को आपको चेक करना है इन्वेंट्री से रिलेटेड, ऐसी वाली बात है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करो, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट परपेचुअल रिकॉर्ड से चेक करो, फिजिकल काउंट को जनरल लेजर से देखिए, रिकंसाइल करो क्लाइंट को जो थर्ड पार्टीज के द्वारा हेल्ड करके रखे इन्वेंट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, वेयर हाउस हो गया, पोर्ट अथॉरिटीज हो गई, ये सारी चीजों को चेक करो। फिर बोला जा रहा है कि प्रॉपर कंसाइनमेंट के बेसिस के ऊपर जो इन्वेंट्रीज है ना, क्या हमने उसको सेग्रीगेट वगैरह करके रखे हैं क्या। जैसे देखो, अगर ये बात हो रही है कंसाइनी की, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कंसाइनी। तो कभी कभार जो हम लोग कंसाइनमेंट पे हमारे पास गुड्स आते हैं और हम उसको बेचते हैं कमीशन के बेसिस के ऊपर, तो वो हमारे इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति के इन्वेंट्री का पार्ट बनते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कंसाइनमेंट बेसिस पर बेच रहे हैं तो जो कंसाइनी के पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना चाहिए, ऐसी वाली बात की गई है। कितनी जनरल चीजें आप ध्यान रखो, बहुत देखो, इसमें से आपने अगर मोटा मोटे 8-10 पॉइंट्स भी याद रख लिया ना, मोर देन सफिशिएंट है। 8-10 पॉइंट भी आप रिकॉल करके वहां पे लिख दिए, अगर आया इन्वेंट्री के ऊपर सवाल तो मोर देन इनफ है। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, बोलो जल्दी से मुझे, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए। अब बोला जा रहा है कि एंटिटी के ओनरशिप या लीगल राइट्स को आप चेक कीजिए कि इन्वेंट्री के ऊपर क्लेम किए जा सकते हैं क्या। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, सुनो ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सी वाली चीजें, कम ऑन एवरीवन, सभी लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या लीगल ओनरशिप राइट्स इन्वेंट्री के ऊपर हम लोग क्लेम कर सकते हैं क्या। मतलब क्या, सीधी सी बात है, अगर जैसे ये अगर ये इन्वेंट्री की प्रॉपर्टी, मतलब ये एंटिटी की प्रॉपर्टी है, तो एंटिटी इसको क्लेम कर सकती है, एंटिटी का ओनरशिप है, मेरा इस बॉटल के ऊपर ओनरशिप है। इस बॉटल के साथ मैं बेसबॉल खेलूं, बैट बॉल खेलूं, फेंक के मारूं, पानी पीऊं, जो भी करूं, इस पे किसका, इस पे सिर्फ मेरा हक है। समझ रहे आप बात को। तो ऐसे केस के अंदर इसे बोला जाता है लीगल ओनरशिप राइट्स। क्या बोला जाता है, बोलो, लीगल ओनरशिप राइट्स करके, ऐसी वाली बात यहां पे आ रही है। अब इनका क्या कहना है, इन लोगों का कहना है कि आपको चेक करना है कि लीगल ओनरशिप राइट्स आपके पास है क्या। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे परचेस को, है ना, परचेसेस को चेक करेंगे, उसके डॉक्यूमेंटेशन, जैसे परचेस ऑर्डर हुआ, फिर टैक्स इनवॉइस हो गया, वेंडर मतलब वही वेंडर इनवॉइस हुआ, चेक हुआ, पेमेंट अगर हमने EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया है तो उसकी स्लिप को हम लोग चेक करेंगे। ऐसे सारे चीजों को चेक करेंगे। दूसरा क्या, कंसाइन गुड्स को इवैल्यूएट करो, फिर उसके बाद एग्जामाइन करो क्लाइंट करस्पॉन्डेंस या सेल्स रिसीवेबल या परचेज डॉक्यूमेंट्स को, फिर कोलैटरल एग्रीमेंट्स अगर आपने किए तो कुछ कोलैटरल या सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स को देखो, कंसाइनमेंट एग्रीमेंट्स को देखो, मटेरियल परचेज के जो कमिटमेंट एग्रीमेंट्स है उसे देखो, फिर इनवॉइसेस को चेक करो, एविडेंस ऑफ ओनरशिप के लिए किसके नाम पे इनवॉइस है, किसके नाम पे इनवॉइस है, मतलब क्लाइंट के नाम पे होना चाहिए कि क्लाइंट की अगर कंपनी है तो कंपनी के नाम पे होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, कंपनी के नाम पे होना चाहिए, है ना। ऐसा कई बार होता है, कार परचेस करते और कार परचेस करते किसके नाम से रहती है, डायरेक्टर के नाम से रहती है, तो ये डे तो फिर उसके अंदर कैसे क्लेम कर रहा है, तो डेप्रिसिएशन कंपनी के अंदर। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर क्लेम कर सकता है, समझना बात को। अगर पार्टनरशिप है तो अगर यूज में लाता है वो असेट बिजनेस पर्पस के लिए, जो कभी लाता नहीं है बट फिर भी बताया जाता है कि लाया जा रहा है डेप्रिसिएशन को क्लेम करने के लिए, तो ऐसी वाली चीज यहां पे होती है। इन्वेंट्री को आप 501 के अनुसार कंफर्म करते हो। 501 में याद है आपको 3 चीजें हम लोग पढ़ते हैं, वो ओपनिंग बैलेंसेस वाला पॉइंट है ना, तो ये 501 में 3 प्रकार की चीजें यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद कह रहे हैं ये लोग, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज, ऑडिटर ने इंसिस्ट करना चाहिए कि आप हमें क्या दो, डिक्लेरेशन दो थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग ऑन बिजनेस लेटर इट साइन बाय द अथराइज पर्सन। मतलब क्या, जैसे वेयर हाउस कीपर ने उसका एक सर्टिफिकेट देना चाहिए कि हाँ इस कंपनी की इतनी इन्वेंट्री इतने स्टॉक में हमारे पास है जिसके इतने बक्से है करके, और हमने एंटिटी से भी पूछना चाहिए, अच्छा वो वेयरहाउस में कितने तुम्हारे होंगे, एक अप्रॉक्स बॉक्स का अंदाजा बताओ ना। फिर हम दोनों से क्या कर सकते हैं, दोनों से हम लोग चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो ऐसी वाली चीजें यहां पे की जा रही है, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब देखो,
इन्वेंट्री हैव बीन वैल्यूड अप्रोप्रिएटली एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, इस चीज को गैप बोला जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ गैप के प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब क्या कि पूरे आप सोच के देखो ना यार, मान लीजिए जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मेरी एंटिटी है, तो मेरी एंटिटी के केस के अंदर क्या होता है, मेरी एंटिटी के केस के अंदर मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं कॉस्ट बेसिस के ऊपर। मान लीजिए हर्ष है, अब ये हर्ष जो है ना, ये हर्ष की जो इन्वेंट्री है ये लीफो बेसिस पर होती है, किसी की फीफो बेसिस पर होती है, किसी की वेटेड एवरेज होती है, मैं कॉस्ट पे करता हूं, कोई एनआरवी पे करता है, ऐसे अलग अलग अगर हम लोग यूज करना चालू किए तो क्या हम लोग एंटिटी को कभी कंपेयर कर पाएंगे क्या? सर कभी कंपेयर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे गैप, क्या बोला गया यहाँ पे, बोलो जल्दी से, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो किए जाने चाहिए, ठीक है। अब देखो, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिजनेस ऑपरेट्स, मैनेजमेंट में वैल्यू यूजिंग फीफो करे या वेटेड एवरेज करे करके, दोनों में से आपने कोई भी एक मेथड्स को इस्तेमाल करना है। और एक बार जो आपने किसी का, एक बार जो थामे आप तो जिंदगी भर ना छोड़े साथ, ऐसी वाली चीज होनी चाहिए। एक तो फीफो हो, नहीं तो वेटेड एवरेज हो, तो आपने चेंज नहीं करना है अनलेस अदरवाइज बहुत ही परेशानी करे, तो फिर बेटा बात अलग है, फिर छोड़ दो। मतलब मैं बात कर रहा हूं वो कौन से प्रिंसिपल्स की है ना, तो ऐसे केस के अंदर फिर आप अलग कर दीजिएगा, फिर छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद भी आपको अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर देना है कि मैंने क्यों ये इसको छोड़ा, क्यों बेटर प्रेजेंटेशन, या क्यों मुझे अच्छा लग रहा है दूसरे इसके साथ, समझ रहे हैं बात को। ऐसी वाली चीजें आपको यहाँ पे वैल्यूएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताना है, क्या आप इस बात को समझे? यस सर। तो फीफो और वेटेड एवरेज को आप एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, आप बताइए व्हाट इज प्रॉपर। अब रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल्स की बात करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट देखिए, जैसे कैरेज इनवर्ड, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज, और ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, सारी चीजों को कॉस्ट में ऐड करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट, इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट को अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, इंक्वायर द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड, लो एंड कंपेयर, और फिर बोला जा रहा है एक्चुअल कॉस्ट या हाउ वेरिएंसेस ऑफ द कॉस्ट हैव अकर्ड। टेस्ट चेक करो कॉस्ट प्राइसेस को, फॉलो अप करो इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ऑल डैमेज्ड एंड ऑब्सोल्यूट इन्वेंट्रीज हमने उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर कैसा करें, अब वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर देखा जाता है कि कौन से स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि जिस हिसाब से स्टेजेस है उस हिसाब से कॉस्ट की काउंटिंग होती है। अब एक बार हमने एसर्टेन कर लिया व्हाट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर इंक्लूडेड, इफ द ओवरहेड्स आर इंक्लूडेड, तो ऐसे केस के अंदर कंपेयर करो विद द अवेलेबल कॉस्टिंग या फाइनेंशियल डेटा इंफॉर्मेशन मेंटेन बाय द एंटिटी। मतलब क्या, एक बार कॉस्ट को ऐड कर लो और दूसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, बताइए मुझे जल्दी से। दूसरा, सभी लोग बोलो ना, दूसरे केस के अंदर हम लोग एंटिटी के पास जो फाइनेंशियल्स अवेलेबल है उसको चेक करेंगे। तो हमारे एक्चुअल्स और एंटिटी के फाइनेंशियल्स के हिसाब से क्या हमारे डेटा मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं, उसके हिसाब से बात की जा रही है। अब फिनिश गुड्स या गुड्स फॉर सेल है, तो ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ पे इंक्वायर करना है कि कौन से कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है, क्या ओवरहेड्स को इंक्लूड किया है, ताकि नॉर्मल कॉस्ट या रीजनेबल कॉस्ट के बारे में आपको पता लगे, ठीक है। उसके बाद इंश्योर करो इन्वेंट्री आर वैल्यूड एट एनआरवी विच इज लोअर देन देयर कॉस्ट। अगर एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर होता है उसमें आपने क्या करना चाहिए, उसमें आपने वैल्यू करना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे की जा रही है। लेकिन रॉ मटेरियल्स या डब्ल्यूआईपी को आप कॉस्ट पे भी वैल्यू कर सकते हो, कब, जब फिनिश गुड्स बेटा आपके ही पूरे एक्चुअल कॉस्ट की प्राइस को रिकवर कर ले, तो ऐसे केस के अंदर आप एक्चुअल कॉस्ट पे भी रिकवर कर सकते हो, भले एनआरवी उसकी कम हो, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस की क्या एनआरवी ना, ऐसा हो जाएगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस की एनआरवी कैसे निकालू करके, ऐसी वाली बात आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फॉलो अप आइटम्स दैट आर एब्सोल्यूट डैमेज या स्लो मूविंग या पॉसिबल जिसकी एनआरवी बहुत ज्यादा कम हो करके है ना, तो इन्वेंट्री को स्प्लिट कीजिए। लेस देन 30 डेज कौन सा है, 30 टू 60 डेज ओल्ड कौन सा है, 60 टू 90 डेज ओल्ड कितना, 90 टू 180 कितना, 180 टू 365 और मोर देन 365 कितना। अब ऑब्वियस ही बात है, कुछ कंपनीज जैसे अल्कोहल कंपनीज वगैरह होती है, तो इनकी जो इन्वेंट्री होती है ये तो जितनी ज्यादा साल पुरानी उतनी ज्यादा वैल्यू, ऐसी वाले, मैंने मतलब कंज्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन नॉलेज अपने को पूरा है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सुनिए दोस्तों ध्यान दीजिए। तो यहां पे बोला जा रहा है कि आपने इन्वेंट्रीज को चेक करना है कितनी पुरानी, जो जितनी ज्यादा पुरानी बेटा हम लोग कहेंगे उसके उतनी मार्केट वैल्यू यहां पे कम होने वाली है यूजुअली, लेकिन एक्सेप्शनल केस हमेशा होते हैं, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, ठीक है। एक मिनट जस्ट होल्ड करना, हाँ चलिए ठीक है, बेटर आओ।
उसके बाद क्या बोला जा रहा है, कंपेयर करो, बोलो समझना बात को, कंपेयर करो यहाँ पे रिकॉर्डेड कॉस्ट को विथ रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसके बाद प्राइस लिस्ट ऑफ वेंडर को चेक कीजिए, सामने वाले वेंडर की प्राइस लिस्ट को चेक कीजिए। फिर कैलकुलेट करो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट ओवरहेड एलोकेशन कैसे किया जा रहा है। फिर उसके बाद करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और ये एनआरवी यहाँ पे किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। डिस्क्लोजर्स में आपको चेक करना है इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड पेयर्स, लूज टूल्स, अदर, और ये सारी चीजों के अंदर आप इसको क्या करते हो, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे क्लासिफिकेशंस करते हो। किसका, इन्वेंट्री का अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझ रहे हैं क्या? जल्दी से बोलिए मुझे, क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं क्या? यस। तो अभी के लिए हम लोग करेंगे केवल और केवल इतना। अब कंटिन्यू करेंगे ये वाली चीज को हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना, और उसके बाद हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो हमारा मतलब कल ही हम लोग सेशन ले लेंगे और उसके अंदर बाकी चीज़ों को भी फिनिश ऑफ करते हुए चलेंगे, या अगर हो सकता है तो आज दोपहर वगैरह में सेशन ले लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होता है वैसा हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ को कंप्लीट करना चालू रखते हैं। क्या आप इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं? बोलिए जल्दी से मुझे, यस सर, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल सून। लेकिन जाने से पहले मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पढ़ सकते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है ये प्लस या आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सेम चीज है आइकॉनिक में। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो अलग अलग मंथ्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का। एंड अगेन आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। मुलाकात होंगी नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।